हेलो दोस्तों, आज आप लोग का मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि लेसन 3 का है। हम लोग भारतीय वन से देख रहे हैं, भारतीय वन किताब का। ये आपका लेसन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी करंट, विद्युत धारा। और विद्युत धारा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है आपका संयोजन। तो किसका संयोजन? तो ये प्रतिरोधकों का संयोजन। हम लोग आज देखेंगे कि प्रतिरोधकों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है और इससे क्या लाभ है। आज हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम लोग आज प्रतिरोधकों का संयोजन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोधकों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। एक पहला आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम समूह और दूसरा समानांतर क्रम समूह। तो श्रेणी क्रम संयोजन आखिर है क्या? तो श्रेणी क्रम संयोजन में कहता है कि प्रतिरोधकों का अगर पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और उसी तरह से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसी क्रम के संयोजन को हम लोग क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। तो आगे चलिए हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक का नाम आपका है प्रतिरोधकों का संयोजन। तो प्रतिरोधकों का संयोजन अर्थात समूहन जो है मुख्यतः हम लोग कितने प्रकार से करते हैं? ये 2 प्रकार से, ये ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार से इसका संयोजन होता है। अब पहला संयोजन आपका है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका है समानांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये श्रेणी क्रम संयोजन जो है आखिर ये है क्या, और इसका संयोजन जो विद्युत परिपथ में किया जाता है इससे हमको क्या लाभ है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा देता है। पहले हम परिभाषा इसका हम देख लेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन का डिफिनेशन है क्या। तो श्रेणी क्रम संयोजन देखिए फिगर से ही समझना है। कहता है जब एक प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध है R1, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं इसलिए R से इसको सूचित किया गया है। ये R1 जो है, तो ये R1 का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ध्यान दीजिए, ये R2 का ये B पॉइंट जो हो गया पहला सिरा और C पॉइंट जो हो गया ये दूसरा सिरा। तो R1 का दूसरा सिरा और R2 का पहला सिरा। इसी तरह से R2 का दूसरा सिरा और R3 का पहला सिरा। यहाँ देखिए लिखता भी है जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ध्यान दीजिएगा, जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, R1 का दूसरा सिरा और R2 का पहला सिरा, तो पहला सिरा इसी प्रकार के अन्य प्रतिरोधकों का समूहन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान रखिएगा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसी प्रकार के अन्य प्रतिरोधकों का संयोजन जो होता है ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। किसके अंतर्गत आता है? श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान से एकदम समझने की बात है, एक बार में याद करने का है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इसी प्रकार के अन्य प्रतिरोधकों के संयोजन को हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अर्थात इसका रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, ये प्रतिरोध का मान क्या होता है? जुड़ता चला जाता है। जुड़ना अर्थात बढ़ना। क्या होता है? जुड़ना अर्थात बढ़ना। प्रतिरोध का मान यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जितना हम प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे और तब इसका प्रतिरोधकता इसका क्या होगा? बढ़ते जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा हम परिपथ में प्रतिरोधों की संख्या लगाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, उतना ज़्यादा ये प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यहाँ 3 है तो 3 के इक्वल के बराबर आएगा। अगर इससे ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा हम प्रतिरोध जोड़ेंगे उतना ज़्यादा परिपथ में, विद्युत परिपथ में ये प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो अर्थात इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग विद्युत परिपथ में
प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे एकदम अच्छे से समझिए कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो आपका है साफ स्पष्ट कह रहा है कि इसका उपयोग जो है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ करके रखिएगा, इसके समझिएगा तो ये आपका फार्मूला इससे आपका सिद्ध होगा। क्या कहता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान समान परंतु उनके सिरों के बीच का विभवांतर भिन्न भिन्न होता। धारा का मान समान, ये धारा, तो धारा को हम किस चीज से सूचित करेंगे, आई से, और विभवांतर को किस चीज से सूचित करेंगे, भी से। किस चीज से, भी से। ये दो टॉपिक एकदम याद रखिएगा, इससे आपका ये फार्मूला आपका सिद्ध होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाता है, समान, परंतु उनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये आपको है। अगला नेक्स्ट आपका हम देखते हैं, ये दूसरा नंबर कहता है, इसमें दूसरा नंबर में आपका दे रखा है समानांतर क्रम संयोजन। ये समानांतर क्रम संयोजन क्या है, इसे समझते हैं। कहता है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, ध्यान दीजिए दो, तो देखिए हम 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2 और R3, ये 3 प्रतिरोध ले लिए। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के एक सिरे, ये तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर लगा दिए और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। यही इसका डिफिनेशन है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो ऐसे समूहन को हम लोग कहेंगे समानांतर क्रम संयोजन। ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का सब एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर अगर संयोजित हो तो ऐसे को हम लोग समानांतर क्रम संयोजन कहेंगे। ध्यान देने वाला एकदम बात है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर अगर संयोजित हो तो ऐसे हम समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ क्या हो रहा है, सभी में डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होने से हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को जितना ज़्यादा हम भाग करेंगे उतना ज़्यादा उसका मान घटेगा। जैसे आप लोग के अगर घर में 2 बच्चे हैं और 1 केजी अगर आम आया है तो दोनों के आधा आधा केजी मिलेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर बच्चों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा उनको ग्राम की संख्या घटेगा। 2 के जगह अगर मान लीजिए घर में 4 बच्चा रहता तो सबको 250-250 ग्राम ही मिलता। तो क्या हो रहा है, वजन घटते जा रहा। उसी प्रकार से जितना ज़्यादा डिवाइड की संख्या बढ़ेगा ये प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा घटता चला जाएगा। इसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किया जाता है, एकदम ध्यान रखना। और उसमें देखे थे कि धारा का मान जो इसमें था कि धारा का मान समान था लेकिन विभवांतर अलग अलग था। इसमें विभवांतर समान रहेगा और धारा अलग अलग रहेगा। इसमें फिगर भी देख रहे होंगे कि इसमें I1 धारा बह रहा है, इसमें I2 धारा बह रहा है, इसमें I3 धारा बह रहा है और ये सिरे से लेके ये सिरे तक विभवांतर जो है एक समान उत्पन्न हो रहा है। इसमें भी एक टॉपिक एकदम याद रखना है कि इसमें जो है धारा भिन्न भिन्न होगा और विभवांतर समान होगा, तब जाकर के इसका आपका ये फार्मूला सिद्ध होगा। और जब हम ये 2 फार्मूला देख लेंगे तो इससे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर इसे हम कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फार्मूला को सिद्ध करते हैं कि फार्मूला आखिर ये आता कैसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग को कि फार्मूला आपका जो बनेगा वो आखिर कैसे बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि R1 में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, R2 में कितना हो रहा है और R3 में कितना हो रहा है। तो पहले एक ओम का नियम ध्यान रखिए कि ओम का नियम क्या था। ओम का नियम से क्या था, इन्होंने बोले थे V बराबर I गुने R। ये आपको ध्यान होगा कि V बराबर I गुने R ओम का नियम। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे V बराबर I गुने R।
ठीक है। अगर यहाँ पर हम आर का वैल्यू अगर हम निकालें आर का, तो क्या हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा। और अगर हम आई का वैल्यू निकालें, अगर आई का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, भी बटे आर हो जाएगा। चलिए, जिसका यूज होगा उस ये तीनों में से उसका हम उपयोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इस तीनों में कितना कितना जो है ये जो है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभांतर, पहले R1, ठीक है। अगर हम लिखते हैं R1 के सिरों के बीच उत्पन्न विभांतर, क्या होगा, उत्पन्न विभांतर। तो क्या उत्पन्न विभांतर है, V1 है। कितना उत्पन्न हो रहा है भाई, ये V1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कह रहे हैं R1 के सिरों के बीच जो है उत्पन्न विभांतर है। तो कितना विभांतर हो रहा है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं V1 है। कितना है, V1 है। तो हम V1 बराबर क्या लिखेंगे, R1 इंटू आई लिख सकते हैं, I और R1। इसी तरह से V2 का चेक कर लेंगे, I R2। इसी तरह से V3 का I R3। और इसको हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं। अभी हम क्या देखें, चूंकि V बराबर क्या होता है, चूंकि V बराबर होता है आई आर। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा, अगर हम एक तरफ V को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरह से जो भी आगे बढ़ते रहेगा। तो V का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, V का वैल्यू, हाँ V का वैल्यू क्या लिखेंगे, आई आर। और V1 का वैल्यू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। तो यहाँ पर से देखिए आपका जो है आई कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। तब आपका बचेगा R बराबर, क्या बचेगा, R बराबर R1 R2 R3, ये बचेगा। यही हमको सिद्ध करना था। ये एकदम ध्यान देना है अच्छे से। यहाँ आई सबसे कॉमन हो जाएगा, आई कैंसिल होकर के R बचेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में आखिर है क्या। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे बढ़िया से, अच्छे ढंग से, है ना। चलिए, उसमें नहीं दिखाई दे रहा था, हम नीचे कर दिए हैं, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझा देते हैं इसको हम। V का वैल्यू रखे हैं, V1 V2 और V3 का। यहाँ से सभी से I कॉमन होकर कैंसिल हो गया, तब ये आपका R का वैल्यू आया है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं ये समानांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या है। तो उसमें हम निकाले क्या, V1 V2 V3 का वैल्यू। यहाँ हमको I1 I2 और I3 का वैल्यू। तो देख लीजिए I का यहाँ आपका फॉर्मूला दे रखा है। तो सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबको हम पहले बारी बारी से निकाल लेते हैं। चूंकि होता क्या है, I बराबर दे रखा है V बटे R, इसलिए I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 का वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगा, V बटे R1। I2 का वैल्यू चलिए देख लेते हैं, पर I2 का वैल्यू V बटे R2 और I3 का वैल्यू V बटे R3। इक्वेशन बना लीजिए इसको, है ना। तो इसका परिणाम क्या निकल करके आएगा, I का वैल्यू क्या होता है, V बटे R होता है ये। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो सिर्फ I का वैल्यू निकालना होगा। तो हमको क्या करना होगा, जिस तरह से हम इसको निकाले थे ना, क्या आ गया ये V का वैल्यू, उसी तरह से I का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अब ये सबको हमको आपस में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। I के लिए हमको क्या करना है, I1 I2 I3, इस तरह से बढ़ेगा। तो I के जगह पर हम क्या रख देंगे, V बटे R, V बटे R। यहाँ पर हो जाएगा V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3। यहाँ देखिए ऊपर से V कॉमन होके कट जाएगा, तब बचेगा 1 बटे R, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। ये आपका आएगा, ये आपका आ गया सेकेंड। अब इससे हम बहुत सारा नॉमरिकल हम क्लियर करेंगे।
ये इसके माध्यम से और इसके माध्यम से, एकदम ध्यान दीजिएगा। और भी कुछ है उसको हम देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ये आपको आशा है कि अच्छे से समझ गए होंगे, एकदम ध्यान से। उसमें हम निकाले थे विभवांतर का, इसमें निकाले हैं धारा का I1 I2 और I3 का, और सेम प्रोसेस कर डाले हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल की ओर हम देखते हैं कि क्या क्या न्यूमेरिकल इससे हम लोग बना सकते हैं। मेरे बच्चों आज हम न्यूमेरिकल जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये 3 टॉपिक को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी कुछ रहेगा तो उसको हम देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को देखेंगे। और ये आप किताब रखिएगा, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट का है ना, और ये भारतीय भवन का बुक रहना चाहिए। उसका हम टोटल न्यूमेरिकल हम आपको देखेंगे, और एक एक न्यूमेरिकल को आप लोग का हम क्लियर करेंगे। तो भारतीय भवन बुक का आप लोग व्यवस्था कीजिएगा, हो सके जहाँ तक हो बना करके रखिएगा। और जो जो बाकी है हम एक एक करके सारा न्यूमेरिकल आपको हम क्लियर कर करके हम देंगे। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके तक पहुँचे, इसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, खुद पढ़ें और दोस्तों में भी इसे शेयर करें। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।